नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके आगामी फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए तो बिना विलंब किए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला टॉपिक में हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है हमारे यहां वो। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की अगर चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सुश्री अनुसुईया उइके जी। शपथ ग्रहण इन्होंने किया है 29 जुलाई 2019 को। एग्जाम में डायरेक्ट आपको डेट पूछता है कि फलाना जो पदाधिकारी है उन्होंने कब पदभार ग्रहण किया है। तो सुश्री अनुसुईया उइके जी ने अपना पदभार कब ग्रहण किया? 29 जुलाई 2019 को। इसके बाद पूर्व में अर्थशास्त्र की व्याख्याता रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं जो कि ऐसे पूछता है कि कोई पदाधिकारी जो है वो पूर्व में कौन से विषय से संबंधित रहा है ना। तो हमारी जो राज्यपाल है सुश्री अनुसुईया उइके जी वो अर्थशास्त्र विषय की व्याख्याता रही है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा एक चीज इनके बारे में और याद रखिएगा कि पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष रही हैं। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष रही हैं। और साथ में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो ये सारे पदभार इन्होंने पूर्व में इन्होंने ग्रहण किया हुआ है। ठीक, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, मध्य प्रदेश एसटी आयोग, उसमें अध्यक्ष थी और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेलोशिप पुरस्कार भी इन्होंने जीता है पहले। याद रखिएगा इसको, अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड की विजेता रही हैं। फेलोशिप अवार्ड इसकी विजेता भी रह चुकी हैं। तो ये 3-4 पॉइंट जो है हमारे राज्यपाल से जुड़े हुए आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व राज्यपालों को देख लिया जाए। सबसे पहले तो कि माननीय राज्यपाल है और उनका कार्यकाल है। ठीक, तो याद रखिएगा अनुसुईया उइके जी जो हैं वो 6ठे क्रम की छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। पहले कौन? श्री दिनेश नंदन सहाय, DN सहाय, जिनका कार्यकाल वर्ष 2000 से 2003 तक था। दूसरे नंबर के है लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ। ये 2003 से लेकर के 2007 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे। तीसरे क्रम के हैं श्री ESL नरसिम्हन। ये 2007 से 2010 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद पर पदस्थ थे। चौथे क्रम के हैं श्री शेखर दत्त। ये 2010 से लेकर के 2014 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे। पांचवें क्रम के रहे श्री बलराम दास टंडन। ये 2014 से 2018 को तक राज्यपाल के पद पर बने हुए थे। ठीक है, और 14 अगस्त को इनका देहांत हो जाता है। उसके बाद फिर आनंदीबेन पटेल को कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई जाती है। ठीक, तो एक चीज यहां से ये फैक्ट भी निकल के आता है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन से यह व्यवस्था लाई गई है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और 7वें संविधान संशोधन में ही एक व्यवस्था बनाई गई कि एक ही न्यायाधीश या एक ही न्यायालय जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के संबंध में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो कार्यवाहक राज्यपाल भी हुए हैं हमारे यहां, है ना। बीच बीच में कार्यवाहक राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं। तो पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे श्री सुशील कुमार शिंदे। ये वर्ष 2005 से लेकर 2 अक्टूबर 2005 तक, है ना, 28 जुलाई को नियुक्त हुए और 2 अक्टूबर तक ये अपने पद पर बने रहे। कार्यवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया। दूसरे नंबर पर है श्री राम नरेश यादव। ये 2014 से लेकर 2014 तक, ठीक है, 2 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक ये इस पद पर बने रहे। और श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जैसे ही बलराम दास जी टंडन का निधन हुआ
उसके बाद कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में श्रीमती आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाया गया था। ठीक, उस समय वो वर्तमान एमपी है ना, मध्य प्रदेश राज्य जो है उसकी राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही थी और छत्तीसगढ़ का कार्यभार भी उनको सौंपा गया। ठीक, तो 15 अगस्त 2018 से लेकर के 29 जुलाई 2019 तक ये अपने पद पर बनी रही और 29 जुलाई को पदभार ग्रहण किया किन्होंने, आप देख पा रहे हैं 29 जुलाई को राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी जो है वो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बनी है। ठीक, तो इतने सारे फैक्ट आपको एग्जाम के लिए एक बार क्विक रिवीजन के रूप में आप देख सकते हैं, बहुत आसान है याद करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। ठीक, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन, श्री भूपेश बघेल जी हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं, कौन कौन सा मंत्रालय इनके अधीन है? तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री हैं, दूसरा सामान्य प्रशासन विभाग है, वित्त मंत्री वर्तमान में हमारे भूपेश बघेल जी ही हैं, यानी वित्त का प्रभार भी इन्हीं के पास है। ऊर्जा, खनिज साधन, जनसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किए गए हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए एक तो मुख्यमंत्री, दूसरा वित्त मंत्री और ऊर्जा मंत्री, ये तीन विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के ही अधीन है वर्तमान में। इस चीज को आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जी से रिलेटेड एक और बात आप याद रखिएगा कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ज्योतिबा फुले, है ना, ज्योतिबा फुले सामाजिक समता सम्मान भी इनको प्रदान किया गया है। सामाजिक समता सम्मान किसे प्रदान किया गया है? हमारे मुख्यमंत्री को, श्री भूपेश बघेल जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए मंत्रिमंडल में और एक चीज याद रख सकते हैं आप अगर चाहें तो। क्या याद रखेंगे कि 91वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, ये व्यवस्था बनाई गई है कि किसी भी विधानमंडल में या विधानसभा में मंत्रियों की संख्या जो है वो कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये मंत्रियों की संख्या है ना, जो मंत्रिमंडल है उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कुल सदस्य संख्या के 15%। इसीलिए छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं और मंत्रियों की अधिकतम संख्या यहां से निकालेंगे तो निकलती है 13। ठीक, तो अधिकतम कितने हैं हमारे यहां? 13, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, याद रखिएगा। ठीक, अगले हैं श्री टी.एस. सिंहदेव, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी इन्हीं के अधीन है, चिकित्सा शिक्षा भी इनके अधीन है, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर, जीएसटी। वाणिज्यिक कर आपको दो जगह पे मिलेगा, एक जीएसटी के रूप में मिलेगा और एक मिलेगा आपको आबकारी में, है ना। आबकारी वाला आपको पता ही होगा, कवासी लखमा जी के पास है ना। और जो वाणिज्यिक कर जीएसटी वाला है वो अधीन है किसके? उसके मंत्री कौन है? श्री टी.एस. सिंहदेव जी हैं। तो ये विभाग आपको याद रखने हैं। श्री ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं वर्तमान में। लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन, वर्तमान में पर्यटन मंत्री भी कौन है? श्री ताम्रध्वज साहू। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपको याद रखने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका गृह। ठीक है, सीधे पूछ सकता है कि गृह मंत्री कौन है वर्तमान में, तो याद रखिएगा ताम्रध्वज साहू जी है। अगले हैं श्री रविंद्र चौबे, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री। तो वर्तमान में संसदीय कार्य, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट, ये सारे विभाग जो हैं वो श्री रविंद्र चौबे इन विभागों के मंत्री हैं। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक कृषि विभाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दूसरा जल संसाधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री प्रेम साय सिंह टेकाम, ठीक, स्कूली शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। तो स्कूल शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, इसके अलावा सहकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? श्री प्रेम साय सिंह टेकाम। सहकारिता के अंतर्गत पीडीएस वगैरह आता है, आपको पता होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो सारे के सारे जो है वो इसी मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हैं श्री जयसिंह अग्रवाल,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, श्री जयसिंह अग्रवाल जी हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर। इसके अलावा वाणिज्यिक कर, स्टाम्प है ना, पंजीयन एवं मुद्रांक मतलब स्टाम्प, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, इस विभाग के अंतर्गत। तो वर्तमान में इस विभाग के मंत्री कौन है, श्री जयसिंह अग्रवाल। अगले हैं श्री गुरु रुद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी यानी कि PHE, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एवं ग्रामोद्योग, ये डिपार्टमेंट जो है गुरु रुद्र कुमार जी के अंतर्गत रखे गए हैं। अगले हैं श्री उमेश पटेल, ठीक है, युवा एवं खेल विभाग के मंत्री हैं, युवा कल्याण। अगला उच्च शिक्षा विभाग इन्हीं के अधीन है, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपका खेल एवं युवा कल्याण है, इसके अलावा कौशल विकास और उच्च शिक्षा। देखो 3 प्रकार की शिक्षा अलग अलग जगह पे याद रखना है अपने को, है ना। एक उच्च शिक्षा याद रखना है, एक स्कूली शिक्षा याद रखना है, और तीसरा अपने को याद रखना है क्या, अपने को याद रखना है चिकित्सा शिक्षा। तीनों के मंत्री अलग अलग हैं भाई, तीनों के मंत्री अलग अलग हैं। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, तो उमेश पटेल जी हैं, देखिए उच्च शिक्षा दिख रहा है अपने को। स्कूली शिक्षा मंत्री कौन है, तो प्रेम साय सिंह टेकाम जी हैं, प्रेम साय सिंह टेकाम जी जो हैं वो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं। और यदि चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो TS सिंहदेव जी के अंतर्गत ये विभाग आता है। तो इन तीनों को बिल्कुल अलग अलग करके पढ़िएगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, ठीक। तो उच्च शिक्षा उमेश पटेल जी, स्कूली शिक्षा प्रेम साय सिंह टेकाम जी, और चिकित्सा शिक्षा TS सिंहदेव जी। चलिए इसके अलावा अमरजीत सिंह भगत, ये वर्तमान में हमारे संस्कृति मंत्री हैं, है ना। इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय। तो ये सारे डिपार्टमेंट, ये सारे मंत्रालय जो हैं इनके अधीन आते हैं। अगला देखते हैं, अगले हैं श्री मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर जी जो है वो वन मंत्री हैं वर्तमान में, है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्हीं के अधीन है अभी। इसके अलावा परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, विधि एवं विधायी कार्य। अगले हैं श्री शिव कुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम। कवासी लखमा जी के अधीन, मैंने बताया वाणिज्यिक कर आबकारी वाला जो है वो कवासी लखमा जी के अधीन आता है, ठीक। इसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग, इसके बाद श्रीमती अनिला भेड़िया, ठीक, महिला एवं बाल विकास विभाग, इसके अलावा सामाजिक कल्याण, ठीक। ये सारे जो है मंत्रियों के नाम ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। तो इन सब को आपको डिपार्टमेंट वाइज यानी कौन कौन सा मंत्रालय किसके अधीन है और उस विभाग के मंत्री कौन है ये आपको याद होने चाहिए। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के लोकसभा सदस्य। तो आपको पता होगा कि लोकसभा की कुल सीटें हमारे यहां कितनी हैं, 11 है। कुल यहां से 16 सांसद जाते हैं, जिसमें से 11 जो हैं वो लोकसभा में और 5 जो हैं वो राज्यसभा में जाते हैं। तो सबसे पहले 11 सदस्यों को हम देख लेते हैं। 11 सदस्य में कौन कौन आते हैं भाई, तो सुनील कुमार सोनी जी हैं, ये रायपुर से लोकसभा सदस्य हैं। श्री चुन्नीलाल साहू, इनका लोकसभा क्षेत्र है महासमुंद। श्री गुहाराम अजगल्ले, ये हैं जांजगीर चांपा से लोकसभा सदस्य। श्री विजय बघेल, ये दुर्ग से लोकसभा सदस्य हैं। श्री मोहन मंडावी, ये कांकेर से। श्री दीपक बैज, ये बस्तर से हैं। और श्री अरुण साव, ये बिलासपुर से छत्तीसगढ़ के सांसद हैं। श्री संतोष पांडे, ये राजनांदगांव से लोकसभा के सदस्य हैं। महिला लोकसभा सदस्यों की बात करें तो 3 महिला लोकसभा सदस्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हैं। एक है श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत, इनका लोकसभा क्षेत्र है कोरबा। श्रीमती रेणुका सिंह, ये सरगुजा से लोकसभा सदस्य हैं और वर्तमान में राज्य मंत्री हैं। आपको पता होगा जातीय एवं जनजातीय मंत्रालय इन्हीं के अधीन है। श्रीमती गोमती साय, ये रायगढ़ से लोकसभा सदस्य है। तो 3 महिला सदस्य हैं 11 में से, इसको याद आपको रखना है। चलिए तो इस सेक्शन से, ये जो लोकसभा सदस्य वाला सेक्शन है, यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है
आपको सांसद लोगों का नाम दे देगा और सामने उसका क्या दे देगा, उसका क्षेत्र दे देगा, लोकसभा क्षेत्र, और बोलेगा मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ी मिलाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि कितनी महिला लोकसभा सदस्य वर्तमान में है, तो कितनी है, 3 है। कौन कौन है, ये तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा सदस्य मैंने बताया कि राज्यसभा की 5 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। चलिए, तो क्वेश्चन यहां से कैसे आएगा, सबसे पहले तो यही चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, यहां से क्वेश्चन क्या आएगा। देखो, वर्ष 2022 में, अभी इस साल, 2 जो राज्यसभा सदस्य हैं उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है, तो उनके नाम आपको याद होने चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन होता है, और इसके जो सदस्य हैं, ठीक है, इसके जो 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 साल में क्या हो जाते हैं, बदलते जाते हैं। ठीक है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। याद रखिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना, 6 वर्ष का, और लोकसभा का कितना होता है, 5 साल। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ, तो कार्यकाल के साथ आपको याद रखना है। तो पहले हैं सुश्री सरोज पांडे जी, इनका कार्यकाल है अप्रैल 2024 तक। दूसरे हैं श्रीमती फूलो देवी नेताम, इनका कार्यकाल अप्रैल 2026 तक रहेगा। तीसरे हैं श्री KTS तुलसी, ठीक है, कवि तेजपाल सिंह तुलसी, अप्रैल 2026 तक ये पद पर रहेंगे। अब देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट, 2 सदस्यों का कार्यकाल जून 2022 में समाप्त हो जाएगा। एक है श्रीमती छायाबाई वर्मा, जो कि जून 2022 तक राज्यसभा की सदस्य हैं। उसके बाद श्री रामविचार सिंह नेताम, ये भी जून 2022 में राज्यसभा से मुक्त हो जाएंगे। ठीक, तो इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। किनका किनका कार्यकाल इस वर्ष खत्म होगा, तो श्रीमती छायाबाई वर्मा और श्री रामविचार नेताम जी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। ठीक, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, सीधा क्वेश्चन बनता है, तो श्री अरूप कुमार गोस्वामी जो है वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका क्रम क्या है, तो 14वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया, तो याद रखिएगा PR रामचंद्र मेनन। ठीक है, PR रामचंद्र मेनन। ठीक, इनका कार्यकाल जब समाप्त हुआ उसके बाद कुछ दिनों तक एक कार्यवाहक भी थे। कौन थे, याद रखिएगा प्रशांत मिश्रा जो हैं, इन्होंने कार्यकाल समाप्त होने के बाद, है ना, PR रामचंद्र मेनन जी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद कार्यवाहक के रूप में कार्य किया है प्रशांत मिश्रा जी ने। और अरूप कुमार गोस्वामी जी को जो पद ग्रहण है, ठीक है, वो किन्होंने कराया, तो हमारी राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी ने, अनुसुईया उइके जी ने ये इनको कार्य की शपथ दिलाई है। ठीक है, पद की शपथ किसने दिलाई, तो सुश्री अनुसुईया उइके जी ने। तो ये फैक्ट आपको इनसे संबंधित याद होने चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अभी हाल फिलहाल में जो योजनाएं चलाई गई हैं राज्य सरकार के द्वारा, उन पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। ठीक, वैसे तो अधिकांश योजनाओं को आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एज अ क्विक रिवीजन आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो चिराग परियोजना, पहला तो है चिराग परियोजना। ठीक, ये प्रारंभ हुआ है 24 नवंबर 2017 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, कि चिराग परियोजना का शुभारंभ कब हुआ और कहां हुआ। क्लियर है, तो कब हुआ ये, 24 नवंबर 2021 को। कहां से हुआ, जगदलपुर से प्रारंभ हुआ। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, देखो उद्देश्य है पहला इसमें कृषि क्षेत्र में विकास के नए आयाम, नए और विकसित तौर तरीकों को बढ़ावा देना। दूसरा, किसानों की आमदनी बढ़ाना, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता के साथ जलवायु आधारित पोषण
उत्पादन प्रणाली विकसित होगी और प्राकृतिक संसाधनों का होगा बेहतर प्रबंधन। देखो चिराग ये योजना जो है, ठीक है, चिराग परियोजना जो है ये बेसिकली चलाया जा रहा है कृषकों की आमदनी बढ़ाने के लिए, कृषकों की आमदनी बढ़ाने के लिए। कृषकों से संबंधित अभी बहुत सारी योजनाएं चली हैं, उन सबको आपको ध्यान में रख करके चलना है क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कृषकों की आमदनी बढ़ा लिए। ठीक, इसके अलावा और क्या है, कृषि का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, कृषि का क्या करना, आधुनिकीकरण करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जो पोषण आधारित भोजन है, पोषण आधारित जो खाद्य पदार्थ है उनको अधिक से अधिक उत्पादित करना। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी फैसिलिटी जो है राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। आपको पता होगा मिलेट मिशन चलाया जा रहा है, उसमें क्या है, जो रागी उत्पन्न हो रहा है, कोदो कुटकी उत्पन्न हो रहा है, वो मिलेट है। मिलेट को शामिल किया गया है किसमें, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। इसके अलावा फोर्टिफाइड राइस आपने सुना होगा, वो भी क्या है, एक प्रकार का पोषक उत्पाद है। इन सब को किसमें शामिल किया गया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में। और यदि उसका उत्पादन करता है कृषक तो उसको 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है ना। तो कृषकों से संबंधित तो है योजना, इसके अलावा पोषण से भी संबंधित है। ठीक, अगला जलवायु परिवर्तन, या यूं बोल सकते हो कि जलवायु आधारित जो है पोषण उत्पादन प्रणाली को विकसित करना। ठीक, अगला पॉइंट इसी में यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना। प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना बोलने का मतलब यह है कि इस योजना के द्वारा जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, इनके संबंध में एक विधि आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, रीजनरेटिव डेवलपमेंट। रीजनरेटिव डेवलपमेंट, रीजनरेटिव डेवलपमेंट क्या होता है भाई, वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करना, यह कहलाता है रीजनरेटिव डेवलपमेंट। यानी आप अपनी जरूरतें पूरा तो कीजिए लेकिन भविष्य के संसाधनों का, यानी भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधनों को संरक्षित करते हुए चले। तो रीजनरेटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी इस चिराग ई परियोजना के द्वारा लाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो इसकी कुल लागत, इस परियोजना की कुल लागत होगी 1735 करोड़ रुपए। इसमें सहयोगी संस्था कौन कौन है, तो वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ये दोनों ही सहयोग कर रही हैं इस चिराग परियोजना के शुभारंभ के लिए। ठीक, कैसे सहयोग कर रही हैं, तो देखो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। विश्व बैंक द्वारा 730 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ठीक, टोटल मैंने बताया कि 1735 करोड़ रुपया लगेगा, उसमें से 730 करोड़ रुपए कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, विश्व बैंक दे रहा है। और जो IFAD है, ठीक है, ये IFAD जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्थापित की गई एक संस्था है जिसके द्वारा कुल 486.69 करोड़ रुपए जो है वो प्रदान किया जाएगा चिराग योजना के संचालन के लिए। इसके अलावा जो बाकी की राशि है, बाकी की राशि बचेगी 30%, है ना, लगभग 518 करोड़ रुपए, 518.68 करोड़ रुपए, इसकी पूर्ति की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा राजकीय कोष से। तो तीनों फैक्ट आप याद रखिएगा, है ना, कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना दिया जा रहा है, 730 करोड़ रुपए, जो यूनाइटेड नेशन है उसकी संस्था IFAD, इसके द्वारा 486.69 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, और राज्य सरकार के द्वारा इस परियोजना की कुल लागत का 30% यानी 518.68 करोड़ रुपए की पूर्ति की जाएगी राजकीय कोष से। कुल लागत पूछेगा तो 1735 करोड़ रुपए। अब ये योजना संचालित कहां पर की जाएगी, तो याद रखिएगा ये योजना चलाई जाएगी छत्तीसगढ़ के कुल 14 जिलों में। 14 एकदम जादुई नंबर है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो अभी 14 जो है एकदम जादुई नंबर है। क्यों, चिराग परियोजना 14 जिलों में चलाई जा रही है, मिलेट मिशन
14 जिलों में चलाई जा रही है मिलेट मिशन। ठीक है, इसके अलावा कोदो प्रसंस्करण यूनिट, कोदो प्रसंस्करण यूनिट कितने जिलों में लगाया जा रहा है? 14 जिलों में। कांकेर और दुर्ग कोंदल में लग भी चुका है, आपको पता होगा। ठीक, इसके अलावा वर्तमान में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की संख्या भी कितनी है? 14 है। आपको पता होगा 14 जिले हैं, एसआरई डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है इनको, है ना, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर डिस्ट्रिक्ट्स। कितने हैं वर्तमान में? 14। और अभी नवीनतम रिपोर्ट में अगर देखें तो बालोद को हटा करके किसको शामिल किया गया है? मुंगेली को शामिल किया गया है। बालोद अब नक्सल मुक्त जिला है और मुंगेली नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो ये 14 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर आप देख पा रहे हो 24 नवंबर बुधवार शुभारंभ हो रहा है किसका? चिराग परियोजना का। अच्छा, चिराग परियोजना, चिराग जो है ना उसका फुल फॉर्म भी है CHIRAAG, ये इसका एब्रिविएशन है। फुल फॉर्म क्या होगा? छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये फुल फॉर्म है किसका? चिराग का, CHIRAAG, ये इसका फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चल अगली योजना, नाम पढ़ पा रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। देखिए, हमारे यहां जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गरीबी। आपको पता होगा कि NFHS का भी हाल ही में आंकड़ा आया है, NFHS 5 आया है। ठीक है, इसके अलावा अभी हाल ही में MPI भी जारी किया गया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या बहुआयामी गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ 7वां सबसे ज्यादा गरीब राज्य है। इसके अलावा NFHS 5 में बताया गया है कि बहुत सारी लगभग 32% बच्चे जो है वो कुपोषित हैं। 31% है ना, 31% बच्चे जो है वो क्या है? कुपोषित हैं। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो हैं वो इस तरफ इंगित करते हैं कि हमारे यहां स्वास्थ्य सुविधा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अब स्वास्थ्य में जब निवेश नहीं होगा तो उसके उत्पाद कहां से निकलेंगे? तो इसी के लिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना चलाई गई है, जिससे कि दवाइयां जो हैं वो सस्ते दामों पर क्या की जाए? उपलब्ध कराई जाए। दवाइयां सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना, दवाइयां सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक, तो ये योजना प्रारंभ की गई है 20 अक्टूबर 2021 को। उद्देश्य कम मूल्य पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना, जैसा कि मैंने आपको बताया। योजना के तहत जेनेरिक दवाइयां जो है वो 50 से 71% तक कम मूल्य पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक, इसके लिए कुल 169 नगरों में 188 मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। अभी हाल ही में ये आंकड़ा बढ़ा है ना, 193 के आसपास ये पहुंच गया है। तो याद रखिएगा, जेनेरिक दुकानों की संख्या कितनी होगी? जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स की 169 नगरीय निकायों में खोला जाएगा। और कितने होंगे मेडिकल स्टोर? 188। ये मैंने आपको 188 आंकड़ा इसलिए बताया क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का जो पॉम्फलेट है उसमें कितना दिया हुआ है? 188 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में जो जन दर्शन है उसकी वेबसाइट में दिया है 193। तो ऑप्शन के हिसाब से आप यहां पर निर्णय लेना, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि वहां पर ऑप्शन में 188 आपको दिया जाएगा अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक, छूट कितने से कितना दिया जाएगा? तो याद रखिएगा 50 से लेकर के 71% तक आपको छूट मिल जाएगा, यानी कि आधे से भी कम दाम में आपको दवाइयां उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका ये डेट। फूड इंस्पेक्टर के लिए या वनडे एग्जाम के लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 अक्टूबर 2021 को योजना प्रारंभ की गई है। अगला है
भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ये अभी हाल ही में इस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किए जाने की योजना है। 2021-22 से इसको क्रियान्वित किया जाना है। ठीक, भूमिहीन मजदूरों के आय में वृद्धि करना, यह इसका उद्देश्य है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ग्रामीण अंचल के ऐसे परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं। तो कृषि मजदूरी से जुड़े हुए ऐसे किसान जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, वो दूसरों के यहां जाकर के खेती करते हैं, उनको साल में 6,000 रुपए दिया जाएगा। 2,000 के 3 किस्त के द्वारा ये राशि का भुगतान किया जाएगा। इसको याद करना है आपको। ठीक, और इसके लिए अनुपूरक बजट में, है ना, पिछले साल जो 2021-22 का जो अनुपूरक बजट था उसमें 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसमें डायरेक्ट पूछ सकता है कि भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए अनुपूरक बजट में कितने का प्रावधान किया गया। मुख्य बजट में नहीं किया गया, इसको भी याद रखना। यह अनुपूरक बजट में किया गया है ना। कितना किया गया है? 200 करोड़ रुपए। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके। आगे बढ़ते हैं। अगला है मोर जिम्मेदारी अभियान। अभी हाल ही में जो कोरोना चल रहा था, तो उसके संदर्भ में लोगों को जागरूक करना कि भैया आप जाकर के क्या करो, अपना वैक्सीनेशन करवाओ और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करो। यहां वहां थूको मत, यहां वहां गंदगी मत करो, है ना। तो ये सब के लिए एक अभियान चलाया गया। नाम क्या है? मोर जिम्मेदारी अभियान। ठीक, उद्देश्य क्या है? प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन। ठीक, यूनिसेफ और एकता परिषद जो है ये एक एनजीओ है। ठीक है, इनकी सहायता से ये अभियान जो है ये संचालित किया गया है। और इससे लाभान्वित होने वाले यदि लोगों की बात करें तो राज्य के 20 जो दुर्गम जिले हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर पहुंचना मुश्किल है, उनके 600 गांवों को इस अभियान के द्वारा लाभान्वित किया गया है। वहां पर जाकर के लोगों को जागरूक किया गया है, मोटिवेट किया गया है कि भाई वैक्सीनेशन करवा लो, है ना। तो मोर जिम्मेदारी अभियान, क्वेश्चन कहां से आएगा? यहां से आएगा। किससे संबंधित है? कोरोना के वैक्सीनेशन से। अगला है न्याय आपके द्वार अभियान। यह प्रारंभ हुआ है 17 सितंबर 2021 से। आपने एक नाम सुना होगा, नालसा। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको नालसा बोला जाता है। ठीक, इसके संरक्षण में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा एक अभियान चलाया गया है लोगों को विधि के संबंध में जागरूकता देने के लिए। अब लोगों में विधि संबंधी जागरूकता क्यों फैलानी है भाई? क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर साल में बहुत सारे आपको किसके केस मिलेंगे? बाल विवाह के केस मिलेंगे। इसके अलावा दहेज प्रथा वाले कुछ केस आपको मिल जाएंगे, है ना। दहेज प्रताड़ना वाले जो बोल सकते हैं आप, है ना। विवाहेतर हिंसा, इन सब के केस मिल जाएंगे। यानी विवाह के बाद महिला पर क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। इस प्रकार के आपको क्या मिल जाएंगे? केस मिल जाएंगे। तो बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता के अभाव में ये विधि उस रूप में लागू नहीं हो पाते हैं। क्यों? लोगों में जागरूकता ही नहीं है, तो वो केस ही नहीं करते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर नाम सुना है आपने? सखी वन स्टॉप सेंटर क्यों बनाया गया था? ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और महिलाएं जो है उनको ज्यादा से ज्यादा जो विधिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, तो इन सब मामलों को ध्यान में रखते हुए नालसा के संरक्षण में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसे नाम क्या दिया गया? न्याय आपके द्वार अभियान। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जो हाट बाजार होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, उसमें क्या करते हैं कि हाट बाजारों के माध्यम से वहां पर ले जाकर के मेडिकल यूनिट लगा देते हैं और वहां पर लोगों का चेकअप करते हैं। वैसे ही उन्हीं हाट बाजारों में जाकर के लीगल क्लिनिक लगाए जाएंगे। लीगल क्लिनिक बोलने का मतलब वहां पर वकील और जज इन लोग बैठे रहेंगे, है ना। 2-4 जज बैठे रहेंगे वहां पर। वो लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई आपके ये अधिकार हैं, अगर आपको इनसे संबंधी अगर कोई भी समस्या है तो हमको सूचित करिए। ठीक,
चलिए, तो कानूनी जागरूकता लाने के उद्देश्य से हाट बाजारों में लीगल क्लिनिक लगाने की योजना को नाम दिया गया क्या? न्याय आपके द्वार अभियान। इसको याद रखिएगा, किसके दिशा निर्देश पर यह चलाया गया? तो नालसा, है ना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको इंग्लिश में भी दे सकता है ना, ऐसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऐसा भी आपको एग्जाम में दे सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे, दोनों है ही एक चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कौशल्या मातृत्व योजना। अभी छत्तीसगढ़ में जो 0 से 6 वर्ष तक की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ठीक है, वहां पर लिंगानुपात जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उसी लिंगानुपात को बढ़ाने के उद्देश्य से ये कौशल्या मातृत्व योजना जो है ये प्रारंभ किया गया है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में लिंगानुपात बढ़ाना। इसके अलावा जो बच्चा है ना, जो बच्ची है, जो उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है, और उसकी माता, इनको जन्म के समय कुछ समय तक बहुत अच्छा पोषण युक्त आहार मिलता रहे, इसके लिए भी ये योजना कार्य कर रही है। तो इस योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ में मां और नवजात बच्ची की पोषण सुरक्षा की अभिनव पहल है। पोषण से रिलेटेड मेन है ये, है ना। द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार 5,000 रुपए की एकमुश्त सहायता देगी। तो याद रखना, यदि दूसरा बच्चा है और दूसरा बच्चा कौन है? एक बालिका है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार जो है वो 5,000 रुपए की एकमुश्त राशि देगी। इसका प्रावधान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष के बजट 2021-22 में किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए 5,000 रुपए कौशल्या मातृत्व योजना के द्वारा कितनी राशि दी जाती है द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म होने पर, तो कितनी देती है भाई? 5,000 रुपए। चलिए अगला है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये पढ़ चुके हो भाई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना है ना, 21 मई 2021 को प्रारंभ हुआ है, 21 मई 2020 को प्रारंभ हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा ये। तो इस योजना के अंतर्गत 5 स्थितियां बताई गई हैं। क्या 5 स्थितियां? वही जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि कोई किसान धान बोता है और पिछले साल धान बोया था, इस साल भी धान बो रहा है, तो 9,000 मिलेगा। पिछले साल धान बोया था, इस साल बाकी की फसलों में से, यानी रागी, कोदो, कुटकी, गन्ना, मक्का, इनमें से कोई फसल बो रहा है, तो उसको 10,000 रुपए की राशि जो है वो उसको दी जाएगी। तो इसी के अंतर्गत वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए यदि कोई कृषक, ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कृषक जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में धान बोया था और इस वित्तीय वर्ष में वो इस धान की जगह पर वृक्षारोपण कर रहा है, तो आगामी 3 वर्षों तक उसको कितना दिया जाएगा? आगामी 3 वर्षों तक उस कृषक को 10,000 रुपए की राशि जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह इसका प्रावधान है। ठीक है, याद रखना, 3 वर्षों तक दी जाएगी और प्रति एकड़ 10,000 है। ये 10,000 रुपए प्रति एकड़। 1 एकड़ में पेड़ लगाओगे तो कितना मिलेगा? 10,000 रुपए। ठीक, देखो इसमें थोड़ा सा और चीजों को ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है? देखो, किसानों की तो बात की ही गई है। ठीक है, 2020 में उसने धान की फसल ली, यदि वो धान के बदले वृक्षारोपण करते हैं तो आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, दूसरा इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध भूमि से, उपलब्ध राशि से वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा, तो 1 वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को 10,000 रुपए की राशि प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ग्राम पंचायतों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया, तो पंचायत सशक्तिकरण भी इसमें जुड़ गया है इसके लक्ष्यों में।
ठीक। अगला है संयुक्त वन प्रबंधन समिति। आपने सुना होगा इको वन समिति होता है, बहुत सारी वन समितियां होती है, वन समिति, इको वन समिति, है ना। तो इन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर, देखिए यहां पर किसकी बात कर रहा है, राजस्व भूमि पर यानी सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो पंचायत की ही तरह संबंधित समिति को 1 वर्ष बाद 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, एक तो किसान शामिल हैं, दूसरा पंचायत शामिल है, ग्राम पंचायत शामिल है, और तीसरा जो संयुक्त वन प्रबंधन समिति है, संयुक्त वन प्रबंधन समिति, वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, सबसे पहली चीज ये योजना प्रारंभ कब हुई है, तो 1 जून 2021 से ये योजना प्रारंभ की गई है और इसका विधिवत जो शुभारंभ है वो 5 जून से हुआ है। 5 जून से एग्जाम में आपको यही पूछेगा, है ना, 1 जून ही आपको आंसर लेना है। लेकिन अगर पूछे औपचारिक शुभारंभ कब किया गया तो 5 जून को आपको पता होगा, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, है ना। तो 5 जून आपको वहां पर आंसर लेना है अगर औपचारिक शब्द का प्रयोग करे तो, लेकिन नहीं करेगा, ठीक। वो सीधा पूछेगा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई, तो 1 जून 2021 आपको आंसर लेना है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना के द्वारा अभी हाल ही में जब कोविड का दौर चला था, दूसरा दौर जब चला था, तो बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, बहुत सारे परिवारों के ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई थी जो घर में कमाते थे, यानी जिनका आय, जो घर के आय के स्रोत थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो यदि उनकी मृत्यु हो गई तो घर में फिर बच्चे अनाथ हो गए, लावारिस हो गए, उनकी आगे की शिक्षा का क्या, उनके आगे भविष्य का क्या। तो इसी बात को ध्यान में रख करके राज्य सरकार के द्वारा 22 मई 2021 से एक योजना प्रारंभ की गई जिसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, ठीक। देखो कई जगह पर आपको ये 13 मई भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको आंसर में क्या लेना है, 22 मई। रीजन बता रहा हूं क्योंकि अधिसूचना जारी होने की दिनांक क्या है, अधिसूचना कब जारी किया गया है इसका, तो याद रखना 22 मई 2021 को, ठीक है। चलिए, तो उद्देश्य क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक। इस योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। अब देखो इस योजना के द्वारा छात्रों को कक्षा 1 से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक, यानी स्कॉलरशिप का भी प्रावधान इसमें किया गया है। स्कॉलरशिप कैसे दी जाएगी, तो यदि वो बच्चा कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ता है तो प्रति माह 500 रुपए का स्कॉलरशिप उसको दिया जाएगा, और यदि वो बच्चा 9वीं से 12वीं तक पढ़ता है तो 1,000 रुपए प्रति माह की दर से उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। याद रखना 1 से 8वीं 500 रुपए और 9वीं से 12वीं 1,000 रुपए पर मंथ उसको दिया जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3, ये तीनों फैक्ट इससे रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोको और टोको अभियान, देखो इसको रोका छेका से मत जोड़ देना, रोका छेका अभियान अलग है और रोको और टोको अभियान अलग है, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक। रोको और टोको अभियान का उद्देश्य, देखो अभी हाल फिलहाल में जब कोरोना चल रहा था, कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा था, तो उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एकदम लापरवाही से काम करते थे, कहीं भी थूक रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, यानी ऐसे कर्म कर रहे थे, ऐसा कार्य कर रहे थे जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का और ज्यादा डर हो गया। तो उन लोगों को समझाइश देने के लिए यह अभियान चलाया गया, नाम क्या है, रोको और टोको अभियान। यह प्रारंभ हुआ है 9 अप्रैल 2021 को, ठीक। उद्देश्य क्या है, कोविड संक्रमण रोकना, 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना और लोगों में कोविड अनुरूप व्यवहार को सुनिश्चित करना। कोविड अनुरूप व्यवहार बोलने का मतलब लोगों को समझाइश देना कि भैया ऐसे यहां वहां थूकोगे तो वायरस फैलेगा,
ये क्या है? कोविड अनुरूप व्यवहार है, यहां मत थूको वहां मत थूको, है ना। 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना, 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना, ठीक, ये भी इसका उद्देश्य है। ये योजना जो है वो यूनिसेफ के साथ रायपुर जिला प्रशासन और समाज सेवी संगठन समर्थ द्वारा संचालित किया जा रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज इसमें से एक अलग हट के एक फैक्ट बता देता हूं, एक फिल्म आई थी भूमिका, ये भी कोविड टीकाकरण पर शामिल था, आधारित था, कोविड टीकाकरण पर आधारित फिल्म थी, नाम क्या था? भूमिका, ठीक है, भूमिका, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स अभियान है ये, ठीक है। ऑक्सीजन व्हील्स कार्यक्रम जो है ये भी कोविड के समय चलाया गया, और आपने बीच में सुना होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत कमी हो जा रही है। तो ऐसे लोग जो कि होम आइसोलेशन में रह रहे हैं और उनको इमीडिएटली एकदम ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उन लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करवाने का काम जो है वो इस ऑक्सीजन ऑन व्हील्स कार्यक्रम के द्वारा कराया गया। बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी, आपको पता होगा, और उसके माध्यम से जो होम आइसोलेशन में रह रहे लोग हैं, जो बीमार हैं कोविड से, उन तक ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो पहुंचाया जा रहा था। तो ये प्रारंभ हुआ था 1 मई 2021 को, याद रखिएगा, 1 मई 2021 को ये प्रारंभ किया गया था, रायपुर नगर निगम द्वारा इसे चलाया गया था, ठीक। इतनी योजनाएं मैं बता दिया आपको। आपको खुद से क्या क्या करना है, तो देखो 2-3 आपको बता देता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है दाई दीदी क्लिनिक, दाई दीदी क्लिनिक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप इसको याद रखेंगे। दूसरा, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2019 में प्रारंभ हुआ है, गांधी जयंती के दिन, लेकिन अभी तक इसके द्वारा इसकी जो उपलब्धि है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो याद रखिएगा, हाट बाजार क्लिनिक योजना जो है ये आपको खुद से तैयार करना है, ठीक। एक तो दाई दीदी क्लिनिक हो गया, एक हाट बाजार क्लिनिक हो गया। इसके अलावा जो सुपोषण अभियान है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ये भी आपको याद रखना है। और सुपोषण अभियान के द्वारा, सुपोषण अभियान के अंतर्गत और भी बहुत सारी स्कीम चलाई गई, जैसे एक कार्यक्रम चलाया गया नंगत पीला कार्यक्रम, है ना, नंगत पीला कार्यक्रम कोंडागांव में चलाया गया था, ठीक। इसके अलावा हरिक नानी बेरी, हरिक नानी बेरी अभियान, तो भाई ये जो कुछ योजनाएं हैं, जो स्कीम्स है, हरिक नानी बेरी भी कोंडागांव से चालू हुआ, ठीक है, सुपोषण अभियान भी उधर ही से चालू हुआ है। तो इन सब को आपको खुद से तैयार करना है। आपको एक ऑथेंटिक जगह बता देता हूं जहां ये सब आपको मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा, यदि आप चाहो तो dprcg.gov.in से इसको पा सकते हो, या आप चाहो तो कहीं से संबल पत्रिका अगर राज्य सरकार की आपको मिल पाती है तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। अगर ये नहीं मिल रहा है तो जनमन पत्रिका को अगर आप रेगुलर रूप से पढ़ रहे हैं, है ना, रेगुलर पढ़ रहे हैं अगर आप जनमन को, तो यहां पे आपको इन सबको तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये है महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले सेक्शन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण 2021 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, किशोर साहू जी के नाम पर भी 2 अलंकरण जो है वो दिए गए हैं, ठीक। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण की अगर बात करेगा तो राष्ट्रीय अलंकरण दिया गया है श्री अपूर्व बड़गैया को, ठीक। यहां पर आपको दिखा देता हूं मैं, ये है किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण, ये दिया गया है किसको? श्री अपूर्व बड़गैया को, इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, बैरिस्टर थे ठाकुर छेदीलाल जी, तो ये जो सम्मान है वो दिया जाता है स्पेशली जो वकील होते हैं, अधिवक्ता, उनको दिया जाता है विधि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए, ठीक है। तो इस साल किसको दिया गया है देखते हैं। इस साल के प्राप्तकर्ता हैं श्री ठाकुर
भूपेंद्र प्रताप सिंह और दूसरे हैं कुमारी शमीम रहमान। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र प्रताप सिंह जी का नाम है और दूसरा शमीम रहमान जी का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? तो धन्वंतरी सम्मान आपको पता होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला राजकीय अलंकरण है। तो इस वर्ष किसे दिया गया है, देखते हैं इसको। इस वर्ष दिया गया है डॉक्टर के बी श्रीनिवास राव। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर के बी श्रीनिवास राव। ऐसे आपको ऑप्शन देकर के कंफ्यूज जरूर करेगा। ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन देकर के आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ठीक, तो किसे प्रदान किया गया है भाई, देखते हैं। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। ठीक है, देखिए ये जो पुरस्कार है वो दो क्षेत्रों में दिया जाता है, एक प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के लिए। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंग्लिश के लिए हमारे यहां कोई पुरस्कार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश के लिए कोई पुरस्कार नहीं है, नहीं दिया गया है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के लिए श्री अंशुमान शर्मा और प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए सुश्री अंबु शर्मा दंतेवाड़ा, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आपको देखना पड़ेगा। आपको अगर प्रिंट मीडिया पूछा है तो आप सुश्री अंबु शर्मा को आंसर लेंगे, और यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूछा है तो आपको श्री अंशुमान शर्मा को आंसर लेना है। बहुत बार कंफ्यूज करता है अगर ये क्वेश्चन आता है तो, है ना। तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जैसे यहां पर प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए पूछा है तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है सुश्री अंबु शर्मा जी को, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के लिए किसको दिया गया? अंशुमान शर्मा जी को। अंशुमान शर्मा, इनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिया गया है। ठीक, चलते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री अंशुमान शर्मा जी को दिया गया है, अभी जस्ट हमने देखा। अगला क्वेश्चन है, मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो देखो, मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाता है प्रिंट मीडिया इंग्लिश के लिए। प्रिंट मीडिया इंग्लिश के लिए दिया जाता है, और जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंग्लिश के लिए हमारे यहां कोई भी राजकीय सम्मान या राज्य अलंकरण नहीं दिया गया है, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। तो प्रिंट मीडिया इंग्लिश के लिए किसे दिया गया है, देखते हैं। देखिए, श्री टिकेश्वर पटेल रायपुर को मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? टिकेश्वर पटेल जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। श्री अंशुमान पटेल, इनको क्या मिला है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में हिंदी भाषा के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार, याद रखेगा, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी भाषा के लिए। ठीक, श्रीमती मृणाल पांडे को प्रदान किया गया है पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता पत्रकारिता सम्मान। क्लियर है? चलिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं श्रीमती मृणाल पांडे, कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, एक सम्मान जो है वो पंडित माधवराव सप्रे जी के ही नाम पर दिया गया है, लेकिन उस पुरस्कार का नाम क्या है? पंडित माधवराव सप्रे, पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र
छत्तीसगढ़ मित्र पत्रकारिता सम्मान। तो देखिए ये राज्य अलंकरण के अंतर्गत नहीं आता भाई, याद रखिएगा, है ना। पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र पत्रकारिता सम्मान, ये क्यों दिया गया है? ये दिया गया अभी हाल ही में माधवराव सप्रे जी की 150वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। उस अवसर पर इस सम्मान से डॉक्टर कुसुम खेमानी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि पत्रकारिता वाला सेक्शन है ना, पत्रकारिता के पुरस्कार कंफ्यूज करते हैं। तो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार जो है वो दो लोगों का नाम याद रखिएगा। अगर बोले प्रिंट मीडिया तो मिला है किसको? अंबु शर्मा, प्रिंट मीडिया के लिए, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोले तो किसको मिला है? अंशुमान शर्मा, अंशुमान शर्मा, ठीक। इंग्लिश मीडिया के लिए किसको दिया गया है? इंग्लिश मीडिया के लिए माधवराव सप्रे सम्मान नहीं मिलता, वो मधुकर खेर सम्मान मिलता है, ठीक। और किसको दिया गया? टिकेश्वर पटेल को। किसको दिया गया? टिकेश्वर पटेल को, ठीक। चौथा पुरस्कार पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शब्द आएगा तो आपको आंसर लेना है क्या? श्रीमती मृणाल पांडे। और अगर वहीं पर छत्तीसगढ़ मित्र शब्द देखने को मिला तो क्या लेना है आंसर? कुसुम खेमानी, ठीक। तो ये पत्रकारिता वाला सेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से याद करते हैं तो निश्चित रूप से आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आते हैं अगले सेक्शन में, जो है नवनिर्माण। अभी हाल फिलहाल में जो नवनिर्माण हुए हैं उन पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सीधे एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है कि ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है ना। तो उसी के हिसाब से हमने इसको बनाया है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, ठीक है, ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है। कहां? ग्राम तेंदुआ, नवा रायपुर में, ठीक। नवा रायपुर में बनाया गया है। वहां पर ड्राइविंग और ट्रैफिक रिसर्च से संबंधित जो ट्रेनिंग है वो विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी। आवासीय है, याद रखिएगा, है ना, ये आवासीय है। आवासीय मतलब यहां पर हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध होगी और इसके अलावा लोगों को रोजगार भी यहां पर दिया जाएगा। प्रदेश का पहला इंक्यूबेशन सेंटर ये एनआईटी रायपुर में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी में स्थापित किया गया है क्या? प्रदेश का पहला इंक्यूबेशन सेंटर। अगला है नया बैडमिंटन अकादमी। तो नया बैडमिंटन अकादमी अभी हाल ही में आईटीएम यूनिवर्सिटी नवा रायपुर में इसे बनाया गया है, ठीक है। नवा रायपुर में जो आईटीएम यूनिवर्सिटी है वहां पर ये कोर्ट जो है वो बनाया गया, नया अकेडमी बनाया गया है। अगला है इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क। देखो मेगा फूड पार्क आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, है ना, फूड पार्क बहुत जगह पढ़ा होगा। मेगा फूड पार्क में नाम दिया गया है इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क। ये कहां स्थापित किया जा रहा है? बेमता सरोरा, तिल्दा वाले एरिया में, बेमता सरोरा जिला रायपुर, ठीक। इसका उद्घाटन भी हुआ है, नरेंद्र सिंह तोमर आए थे और हमारे मुख्यमंत्री दोनों ने जाकर के वहां पे इसका उद्घाटन किया है, ठीक। अगला है औषधीय पौधा प्रसंस्करण, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट के प्रसंस्करण के लिए एक यूनिट स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? कोटेश्वर धाम धमतरी में। अगला है राज्य का प्रथम एथेनॉल प्लांट, राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट कहां पर? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम में। इसकी क्षमता कितनी है? तो याद रखिए 40 किलोलीटर पर डे, एक दिन में 40,000 लीटर का प्रोडक्शन एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा इस पहले एथेनॉल प्लांट में। इसके अलावा मक्का से भी एथेनॉल बनाया जाएगा हमारे यहां, ठीक है। वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो वो स्थापित किया जा रहा है कोंडा गांव में, ठीक है। मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? कोंडा गांव में। और अगर सीधे सीधे पूछे कि पहला एथेनॉल प्लांट कहां है तो सीधे लगा देना आंसर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम। अगला है भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा। अभी जब उद्घाटन हुआ चंदखुरी वाले मंदिर में, है ना, आपको पता होगा चंदखुरी में मां कौशल्या का जन्म स्थान है ना, ननिहाल है श्री राम का। तो वहीं पर 51 फीट
इस ऊंचाई को याद रखिए, ये एग्जाम में पूछ सकता है ना। 51 फीट ऊंची पत्थर की प्रतिमा है, उसका लोकार्पण भी किया गया है। ठीक है, अगला है बस्तर अकादमी ऑफ डांस एंड डांस आर्ट लिटरेचर एंड लैंग्वेज। ठीक, कहीं कहीं पर ये नाम क्या लिखा रहेगा, बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर, कहीं कहीं पर लिखा रहेगा बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। इसको शॉर्टकट में नाम दिया गया है बादल। ठीक है, BADAL। यह स्थापित किया जा रहा है ग्राम आसना जगदलपुर में। ठीक है, जो आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए साहित्य हैं, उनका डांस फॉर्म है ना, उनकी जो भाषा है और उनकी जो कला है, काष्ठ कला हो गया, मूर्ति कला हो गया, घड़वा कला हो गया, बहुत सारी कला में वो पारंगत होते हैं। तो उन सभी का संरक्षण किया जाएगा और उनके बारे में लोगों को अध्ययन करने संबंधी जो सामग्रियां है वो यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो याद रखिएगा, बादल अकादमी स्थापित किया जा रहा है कहां पर, ग्राम आसना जगदलपुर में। अगला है राज्य का पहला मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट, मैंने आपको बताया कोंडागांव में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, अगला देखते हैं, राज्य का पहला स्टील ब्रिज। ठीक है, देखो स्टील ब्रिज बोल रहे हैं, ये कुआकोंडा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये दंतेवाड़ा नहीं, ये भी कोंडागांव ही है, याद रखिएगा, कोंडागांव में ही स्थापित किया जा रहा है। ठीक, और राज्य का पहला ग्लास ब्रिज यानी कांच का बना हुआ ब्रिज, ये कहां स्थापित हो रहा है, ये कोंडागांव में। ठीक है, आपने कुएमारी पर्यटन स्थल का नाम सुना होगा, कुएमारी। ठीक है, वहीं पर यह स्थापित किया जा रहा है, वहीं पर बनाया जा रहा है। असल में अभी राज्य में बहुत सारे जो जगह हैं वहां पर एडवेंचर टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, एडवेंचर टूरिज्म। और इसी एडवेंचर टूरिज्म के अंतर्गत कांच का ब्रिज बनाया जा रहा है, कांच का पुल बनाया जा रहा है। ठीक, राज्य का दूसरा जंगल सफारी भोरमदेव अभ्यारण्य कबीर धाम में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, रामचुआ जो एरिया है ना, रामचुआ एरिया, वहां पर यह बनाया जाएगा। अगला है देश का 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास नेशनल पार्क कोरिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है अभी हाल में। ठीक है, तो देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कोरिया में स्थापित किया जाएगा। ठीक, याद रखना 52वां जो है ये राजस्थान में है, 52वां जो है वो राजस्थान में है, उसका नाम क्या है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, विषधारी अभ्यारण्य यहीं पर स्थापित किया गया है। 52वां 52nd नंबर का जो राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है वो स्थापित किया गया है। और 53वें नंबर का कहां है, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क कोरिया में। देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क, देश का दूसरा सबसे बड़ा, तो सेमरा जगदलपुर में। देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल नंदिनी खदान दुर्ग जिले में स्थापित किया जा रहा है। जो नंदिनी वाला माइंस है उसकी जमीन खाली पड़ी थी, तो वहां पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है ना। तो मानव निर्मित सबसे बड़ा जंगल कौन सा होगा, नंदिनी खदान दुर्ग में। सेवाग्राम का नाम सुनते ही वर्धा की याद आती होगी, वर्धा में गांधी जी ने सेवाग्राम जो है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसी वर्धा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में एक आश्रम स्थापित किया जा रहा है ना, जहां पर सभी जो देसी क्रियाकलाप हैं वो सारे इसमें आयोजित कराए जाएंगे। अगला है मिलेट कैफे। मिलेट कैफे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में 14 जिलों में मिलेट मिशन चलाया जा रहा है, मिलेट मिशन। ठीक है, मिलेट मिशन के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो मोटे अनाज हैं उनके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि मिलेट जो हैं, जो मोटे अनाज, वो एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं, और दूसरा उनको लगाने के लिए कोई बहुत
विशेष प्रकार के स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो 14 जिले जो हैं वहां पर मिलेट मिशन चलाया जा रहा है, और वहीं 14 जिले जो हैं वहां पर कोदो प्रसंस्करण यूनिट खोला जा रहा है। कोदो प्रसंस्करण यूनिट, कोदो प्रसंस्करण यूनिट खोला जा रहा है। ठीक है, कोदो प्रसंस्करण यूनिट 2 तो खोला भी जा चुका है। कहां कहां पर? एक खोला गया है कांकेर में, और दूसरा खोला गया है दुर्ग कोंदल में। ये भी कांकेर जिले में ही है ना। तो कांकेर और दुर्ग कोंदल, इन दोनों जगहों पर कोदो प्रसंस्करण यूनिट प्रारंभ किया जा चुका है। इसको याद रखेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर आपको पूछे कि कोदो कुटकी का अभी वर्तमान में एमएसपी क्या है कोदो कुटकी का, तो कोदो कुटकी का एमएसपी है 3,000 रुपए, सॉरी 3,300 रुपए, 3,300 रुपए। अरे यार काटना। अगर आपको पूछे कोदो कुटकी का एमएसपी कितना है, तो कितना है? 3,000 रुपए है। और अगर पूछे रागी का एमएसपी कितना है, तो रागी का एमएसपी है 3,377 रुपए, 3,370। याद रखने के लिए आसान है। ठीक, कोदो कुटकी का 3,000 और रागी का पूछेगा तो 3,370। इतने सारी चीजें आपको मिलेट मिशन और कोदो प्रसंस्करण यूनिट से याद होने चाहिए। ठीक है, अगला है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। बहुत टाइम से प्रस्तावित है। कहां पर? पंडरी, रायपुर में ये बनाया जाएगा। ये डायरेक्ट जगह का नाम पूछ सकता है आपको, क्योंकि कई बार पूछा है ये, है ना। गोबर से विद्युत उत्पादन परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि गोबर से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाएगी हमारे यहां। तो 3 जगहों का चयन किया गया है, 3 गौठानों का। एक गौठान है राखी, जो कि बेमेतरा जिले में है। दूसरा है दुर्ग जिले का सिकोला गौठान, और तीसरा है रायपुर जिले का बनचरौदा गौठान। ठीक है, बनचरौदा रायपुर में है, सिकोला दुर्ग में है, और राखी बेमेतरा में है। कंफ्यूज नहीं होंगे, राखी गांव लगा के ना नवा रायपुर या रायपुर मत लगा देना। राखी जो है वो बेमेतरा जिले का गौठान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य का प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र। मखाना आपको पता होगा, है ना, वो लाई जैसे रहता है। यह स्थापित किया जा रहा है आरंग ब्लॉक के लिंगाडीह में। ठीक है, जिला पूछेगा तो रायपुर जिले में। ठीक है, रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के अंतर्गत लिंगाडीह ग्राम में ये प्रारंभ किया जाएगा, और इसका नामकरण किया जा रहा है कृष्ण कुमार चंद्राकर के नाम पर। कृष्ण कुमार चंद्राकर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक प्रगतिशील कृषक है, और मखाना जो है उसको प्रारंभ इन्होंने ही किया था यहां पर छत्तीसगढ़ में इसकी खेती। ठीक, अगला है हिरण अभ्यारण्य। यह है जशपुर जिले में। हाईटेक आदर्श हाट जो है वो दंतेवाड़ा में स्थापित किया गया है। ठीक, अगला है पर्वतारोहण अकेडमी। ये बस्तर में स्थापित किया जा रहा है। कंफ्यूज नहीं होंगे, कई जगह पर कोंडागांव भी दिया गया है, तो कोंडागांव नहीं है भाई, ये कहां है? ये बस्तर में है। ठीक है, नैना सिंह धाकड़ नाम सुना है आपने? यहीं की है, और उन्हीं के प्रयासों से ये प्रारंभ हो रहा है। अगला है राज्य का पहला चाइल्ड केयर सेंटर। जब कोरोना का तीसरा लहर आया तो उस समय बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड केयर सेंटर खोला गया। कहां पर? बालोद में। तो प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर पूछेगा तो बालोद में है। अगला है पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर। ठीक है, पिलग्रिम यानी जो यात्री आते हैं, ठीक है, जो धर्म यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्री बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो तीर्थ यात्रियों के लिए एक सुविधा युक्त स्थल कहां पर स्थापित किया गया है? डोंगरगढ़ में। यह स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा, प्रसाद योजना के अंतर्गत। प्रसाद योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल शामिल है? तो डोंगरगढ़ शामिल है, और इसी योजना के अंतर्गत पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर जो है यहां पर बनाया गया है। अगला है फिल्म सिटी नवा रायपुर। फिल्म सिटी से ये याद रखना कि उत्कृष्ट फिल्म संबंधी अगर कोई भी अवार्ड छत्तीसगढ़ की कोई भी मूवी जीतती है तो उसको
1 करोड़ रुपए की राशि जो है वो प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाएगी। और अभी हाल ही में कौन इसके लिए एलिजिबल हुआ है, तो याद रखिएगा भूलन द मेज, निर्माता मनोज वर्मा और संजीव बख्शी जी की किताब है, उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है, भूलन कांदा। ठीक, अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हब, यह बनाया जा रहा है खूंटा घाट बिलासपुर में। लेमरू एलिफेंट रिजर्व, लिख के ले लीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में इसको पूछने वाला है। ठीक, तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहां बनाया जा रहा है, कोरबा में। राज्य का प्रथम भिक्षुक पुनर्वास केंद्र, भिक्षावृत्ति से लोगों को निजात दिलाने के लिए मोआ रायपुर में प्रदेश का पहला भिक्षुक पुनर्वास केंद्र खोला गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कोदो प्रसंस्करण केंद्र। मैंने बोला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है कि वो कौन कौन से जिले हैं, जो 14 जिले इसमें शामिल हैं। ठीक, 14 जिले शामिल हैं, कौन कौन से हैं, तो देखो बस्तर संभाग के सभी 7 जिले, यानी यहां से आएंगे तो कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर। तो ये 7 के 7 जिले जो हैं, ठीक है, 4 2 6 हुए क्या, 4, हाँ 7 हो गए। ठीक है, तो ये 7 के 7 जिले जो है वो कोदो प्रसंस्करण यूनिट यहां पर स्थापित किया जाएगा। ये 7 जिले हुए। इसके अलावा सरगुजा संभाग के सभी 5 जिले, यानी कोरिया, बलरामपुर, ठीक है, यहां पर सूरजपुर, जशपुर और सरगुजा, ये 5 हो गए। ठीक, तो 7 और 5 12। इसके अलावा एक मैकल को पकड़ के चलना है अपने को, एक आएगा यहां पर राजनांदगांव और एक जिला है आपका कवर्धा, ठीक है, कबीरधाम। तो इन जिलों में स्थापित किया जाएगा क्या, कोदो प्रसंस्करण केंद्र। अब देखो, अगर आपको पूछे मिलेट मिशन, तो मिलेट मिशन आपको याद रखना है क्या, कि वहां पर सरगुजा शामिल नहीं है। ठीक है, मिलेट मिशन में सरगुजा शामिल नहीं है। इसकी जगह पर कौन शामिल है, ये शामिल है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक, तो प्रसंस्करण केंद्र बोलेगा तो 14 जिले आपको बताया मैंने। अगर मिलेट मिशन बोले तो सरगुजा, क्योंकि उसमें भी तो 14 है ना, तो 14 कैसे होंगे, ये सरगुजा उसमें नहीं रहेगा, उसकी जगह पर कौन रहेगा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये देखिए यहां पर, ठीक है, मिलेट मिशन में शामिल 14 जिले, तो कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, ये तो बस्तर संभाग के 7 जिले हो गए। इसके अलावा राजनांदगांव, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कवर्धा, ठीक है, या कबीरधाम, ये जिले हो गए। अब सरगुजा संभाग में जब आप आएंगे तो वहां पर 4 ही जिले मिलेंगे, वहां पर फिर आपको सरगुजा नहीं मिलेगा, सरगुजा नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करके पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है। चलिए, तो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में इसी सेक्शन से। पहला है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च किस स्थान पर स्थापित किया गया है, कहां पर किया गया है, ग्राम तेंदुआ, नवा रायपुर में। ठीक है, ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए गांव के नाम दे सकता है। ठीक है, अगर उसको कठिन देने का मन हुआ तो फिर क्या बात है, वो तो फिर अपने मन से देगा, है ना। तो प्रदेश का पहला इंक्यूबेशन सेंटर कहां पर बनाया गया है, तो एनआईटी रायपुर में बनाया गया है भाई, रायपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन, नया बैडमिंटन अकादमी किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है नवा रायपुर में आईटीएम यूनिवर्सिटी में, आईटीएम यूनिवर्सिटी में नया बैडमिंटन अकादमी खोला गया है। ठीक, अगला, औषधीय पौधा प्रसंस्करण किस स्थान पर स्थापित किया गया है, ठीक है, प्रसंस्करण केंद्र होगा यहां पर। तो औषधीय पौधों के प्रसंस्करण के लिए कहां पर स्थापित किया गया है, कोटेश्वर धाम, धमतरी में। वो ऑप्शन में केवल धमतरी भी दे सकता है, तो इसको याद रखना। अगला, राज्य का प्रथम एथेनॉल प्लांट, ठीक है, इसको काट दीजिए,
किस स्थान पर स्थापित किया गया है? प्रथम एथेनॉल प्लांट कहां स्थापित है भाई? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, भगवान राम की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा कहां पर बनाई गई है? तो चंदखुरी रायपुर में बनाई गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट लिटरेचर एंड लैंग्वेज यानी बादल किस स्थान पर स्थापित किया गया है? आपको सीधे पूछेगा बादल किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो कहां स्थापित? ग्राम आसना जगदलपुर में। ठीक। उद्देश्य जनजातीय संस्कृति का परिरक्षण करना। अगला, राज्य का पहला मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है कोंडागांव में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का प्रथम स्टील ब्रिज किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है कोंडागांव में। ठीक है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, शायद हो सकता है मैं भी भूल रहा हूं, लेकिन मुझे जहां तक याद है वो कोंडागांव ही है ना। तो राज्य का प्रथम ग्लास ब्रिज किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है कहां? टाटामारी कोंडागांव में। टाटामारी पर्यटन केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का दूसरा जंगल सफारी कबीरधाम जिला याद है? भोरमदेव अभयारण्य कबीरधाम। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का 53वां टाइगर रिजर्व किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो कहां किया गया है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क कोरिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? जगदलपुर में। जगदलपुर का ग्राम सेमरा। ठीक है, जगदलपुर का ग्राम सेमरा। अगला, देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहां भाई? दुर्ग में। दुर्ग में नंदिनी खदान। ठीक है, नंदिनी खदान में खाली पड़ी हुई जगह पर सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, मिलेट कैफे किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो मिलेट कैफे कहां कर रहे हैं? रायगढ़ में। याद रखिएगा, देखो ना तो ये कोदो प्रसंस्करण यूनिट में शामिल है रायगढ़, न मिलेट मिशन में शामिल है, लेकिन मिलेट कैफे यहां पर जरूर चलाया जा रहा है। तो याद रखिएगा मिलेट कैफे कहां? रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन, गोबर से विद्युत उत्पादन परियोजना में शामिल गौठान कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो राखी बेमेतरा जिला बिल्कुल सही है, सिकोला दुर्ग भी शामिल है, बनचरौदा रायपुर भी शामिल है, लेकिन तिल्दा रायपुर शामिल नहीं है। केवल 3 ही है, हमने पढ़ा था। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का पहला चाइल्ड केयर सेंटर किस स्थान पर? बालोद में। कोरोना की तीसरी लहर बताया मैंने। अगला क्वेश्चन, राज्य का फिल्म सिटी किस स्थान में स्थापित होगा? तो यह स्थापित किया जाएगा नवा रायपुर में। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है कहां? कोरबा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का प्रथम भिक्षुक पुनर्वास केंद्र कहां खोल रहे हैं भाई? रायपुर के मोवा में खोला गया है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है चर्चित व्यक्तित्व। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में जो रहे हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले नवनियुक्त मुख्य सचिव, तो हमारे वर्तमान में मुख्य सचिव कौन? श्री अमिताभ जैन। इनका क्रम क्या है? 12वां। ठीक, नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? श्री अशोक जुनेजा। ये 11वें क्रम के डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है 243I के द्वारा, है ना। आर्टिकल 243I के द्वारा राज्य सरकार, राज्यपाल हर 5 साल में क्या करता है? एक वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में वित्त आयोग का गठन हुआ है वो 4थे क्रम का है और अध्यक्ष है कौन? श्री सर्जियस मिंज। भूतपूर्व IAS अधिकारी हैं, आपको पता होगा।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन है? डॉक्टर एस एस सेंगर। डॉक्टर एस एस सेंगर, याद रखिएगा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की नवनियुक्त कुलपति कौन है? श्रीमती मोक्षदा चंद्राकर। यह ऑप्शन में देगा श्रीमती ममता चंद्राकर, तो वही है भाई, उन्हीं का नाम है। ठीक है, ममता चंद्राकर जी का ही नाम क्या है? श्रीमती मोक्षदा चंद्राकर। माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रिका सम्मान 2021, मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका सम्मान आप देखो तो आंसर क्या लेना है? डॉक्टर कुसुम खेमानी। ठीक। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, देखो दो पुरस्कार है, एक है वीरता पुरस्कार, छत्तीसगढ़ वीरता पुरस्कार, और दूसरा है छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। तो वीरनी पुरस्कार दिया गया है दुती चंद को, है ना, उड़ीसा की हैं और धावक हैं, रनिंग करती हैं, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे मेडल इन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो दुती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया है। और वीरता पुरस्कार की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन राहुल गुप्ता, इनको छत्तीसगढ़ वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान, भारती बंधु को, कबीर के दोहे गाते हैं भारती बंधु, और इनको हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर को दिया जाता है हर साल शिक्षक दिवस के अवसर पर, तो इस साल किसको प्रदान किया गया? श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, बस्तर के करपावंड में, है ना, ये पदस्थ हैं वर्तमान में। अगला देखते हैं 21वां वसुंधरा सम्मान प्राप्तकर्ता। वसुंधरा सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कई बार, है ना, तो श्री सतीश जायसवाल को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। झीरम घाटी कांड की जांच के लिए एक नया आयोग बनाया गया है, उसके अध्यक्ष कौन है? जस्टिस सतीश अग्निहोत्री। और इसमें सदस्य की अगर बात करें तो जस्टिस गुलाम मिन्हाजुद्दीन, ये इसके सदस्य हैं। अध्यक्ष ही पूछेगा आपको एग्जाम में, अध्यक्ष का नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष कौन है भाई वर्तमान में? श्री अटल श्रीवास्तव। नैना सिंह धाकड़, विश्व की ऊंची चोटी पर देश का परचम लहराया, यानी इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की। ठीक है, किसने? नैना सिंह धाकड़ ने। ठीक। रमेश बैस जी, ये अभी हाल ही में झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। शीतल उपाध्याय मिसेज इंडिया नेशन बनी है ये। ठीक है, ये वाले जो रहते हैं ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाले, ये आपके एग्जाम के लिए याद रखिएगा, है ना, कि 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी? तो हरनाज कौर संधू, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर की है। ठीक है, पहली कौन थी? पहली थी सुष्मिता सेन। ठीक है, चलिए अगला श्वेता जायसवाल। श्वेता जायसवाल इन्होंने कौन सा कॉन्टेस्ट जीता है? तो मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021। तो क्वीन से याद रखिएगा श्वेता। ठीक है, क्वीन से क्या याद रखना है? श्वेता। ठीक। और मिसेज इंडिया नेशन से आपको याद रखना है क्या? शीतल उपाध्याय। नेहा जैन को क्या याद रखना है? परसोना मिसेज इंडिया खिताब 2021। आगे चलते हैं, अब देखते हैं चर्चित पुस्तकों को, अभी हाल फिलहाल में जो पुस्तकें चर्चा में रही हैं। तो सबसे पहले दोस्त अकेले रह गए, ये रचना है जयंत थोरात की। देखो इसको तो याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट योजना है, इंपॉर्टेंट किताब है आपके लिए। चंदैनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा, लिखा गया किसके द्वारा? डॉक्टर सुरेश देशमुख। ठीक है, डॉक्टर सुरेश देशमुख जो
रामचंद्र देशमुख जी हैं, है ना, उनके ऊपर लिखा गया है पूरा ये साहित्य। ये पूरी किताब किसके ऊपर लिखी गई? रामचंद्र देशमुख जी के ऊपर। ठीक है, तो चंदैनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा। अगला है रूट्स टू रेडियन, निकिता उपाध्याय ने यह किताब लिखी है। मेरी लोकप्रिय कहानियां, परदेसी राम वर्मा का नाम आपने सुना होगा, हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में थे। ठीक है, इनकी एक पुस्तक आई है, मेरी लोकप्रिय कहानियां। ठीक, इनकी और रचनाएं देख सकते हो, आवा, मैं बैला नोहा और जतन। महासमुंद जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये रचनाकार हैं कौन इसके? विजय शर्मा। एक रचना है जरा सी धूप, इसके रचनाकार है के अग्रवाल। छुई खदान के रियासत का इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह इसके लेखक हैं। अगला है आहुति कविताओं की, ये लिखा है अन्नपूर्णा पवार ने। घाघ और भडूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री दीपन कुमार चक्रवर्ती, इन्होंने ये किताब लिखा है। आनी बानी के छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बानगी, श्री अरविंद मिश्र। देखिए क्वेश्चन जो है वो केवल ये इसको भी पूछ सकता है या केवल इसको भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, है ना। छह कोरी छह आगर तरिया और बूढ़ा नरवा, ये जो धमदा एरिया है वहां पर 126 तालाब खुदवाए गए थे गोंड राजा के द्वारा, उसके ऊपर लिखा गया साहित्य है। रचनाकार श्री गोविंद पटेल, है ना। ये बताते हैं अपने, मेरे बचपन में 126 तो तालाब था, ये सब है इसमें, है ना। एक तो नहर भी था, बूढ़ा नरवा बोलते थे। अगला है आदिवासी उपेक्षा की अंतर कथा, ब्रिटिश हुकूमत से 21वीं सदी तक। तो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व क्या रहे हैं? ये महाधिवक्ता रहे हैं कनक तिवारी, इन्होंने ये रचना लिखी है। चलिए अब इकोनॉमिक सर्वे के कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं 2020-21 के, क्योंकि अभी एग्जाम में इसी से आंसर ले रहा है। ठीक, तो सबसे पहले समर्थन मूल्य देख लेते हैं कुछ कुछ फसलों के, क्योंकि यहां से अभी हाल फिलहाल में पूछे गए एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो धान, इसको सबसे ज्यादा पूछा गया है, धान का जो एमएसपी है उसको, तो कितना है? 1940 और 1960। अगर धान सामान्य है तो उसका मूल्य 1940 है, और यदि धान ए ग्रेड का है तो उसका मूल्य कितना है? 1960। मक्का का मूल्य है 1870, ये एमएसपी है। ठीक, सोयाबीन का 3950। याद आपको किसको रखना है? देखो इतना को याद नहीं करना है अपने को, याद क्या रखना है? एक रखना है धान का और दूसरा रखना है मक्का का, बस। ठीक है, दो चीजें याद रखना, एक तो सबसे पहले एमएसपी याद रखना अपने को, एमएसपी, है ना। धान का एमएसपी कितना है वर्तमान में? 1940 और 1960। ठीक, अगर उसको एमएसपी पूछना हुआ तो बाकायदा मेंशन करेगा कि वो सामान्य धान की बात कर रहा है या ए ग्रेड धान की बात कर रहा है। लेकिन अगर उसको पूछना हुआ प्रापण मूल्य, ठीक है, प्रापण मूल्य या इसी को बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस, यानी जिस कीमत पर धान एक्चुअल में खरीदा गया है, तो प्रापण मूल्य कितना है छत्तीसगढ़ में धान का? तो ये है 2500 रुपया प्रति क्विंटल, याद रखेगा। प्रापण मूल्य बोलेगा तो कंफ्यूज होकर के आप 1940 1960 मत लगा देना। क्या पूछ रहा है वो आपको? प्रोक्योरमेंट प्राइस, यानी जिस प्राइस पर उस धान को किसानों से खरीदा गया है। कितना में खरीदा गया है? तो 2500 रुपया में। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। चलिए रबी के कुछ फसलों को देख लीजिए, तो गेहूं, चना, इनको आपको याद रखना है। तो गेहूं का है वर्तमान में 2015 रुपए और चना का है 5230 रुपए। इन दोनों को ही आपको याद रखना है। वो खरीफ की फसलें थी, धान, मक्का, ये सब, है ना। यहां पर देख पा रहे हैं खरीफ की फसलें हैं ये। ठीक, रबी में आपको याद रखना है गेहूं और चना। तो गेहूं का कितना है? 2015 और चना का 5230 रुपए प्रति क्विंटल। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख आंकड़े। तो सबसे पहले जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या छत्तीसगढ़ की कितनी है? 2.55 करोड़। अगर इसको
पूरा देखा जाए तो 2,55,45,198 ये अंतिम आंकड़ा है 2011 की जनगणना का। रायपुर की जनसंख्या देखे तो सबसे ज्यादा यहीं पर है रायपुर में। अगर छत्तीसगढ़ में जनसंख्या की बात करें तो रायपुर में सबसे ज्यादा है। जनसंख्या कितनी है? 21 लाख है। और न्यूनतम जनसंख्या की अगर बात करें तो कितना है? 1.3 लाख के साथ नारायणपुर में सबसे कम जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर 22.61 छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक बोलेगा तो बलौदाबाजार में सर्वाधिक है। कितना परसेंट? 49%। और न्यूनतम कहां है? सुकमा में 8.61%। यदि अनुसूचित जाति की बात करें जनसंख्या की तो कितना है? 32.74 लाख। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कौन से जिले में है? तो जांजगीर चांपा जिले में। और न्यूनतम कहां है? तो सुकमा में है। ठीक है, सुकमा में अनुसूचित जाति की संख्या भी न्यूनतम है और वो प्रतिशत में भी कम है। आगे देखेंगे, है ना। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत, परसेंट वाइज अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो 12.84% जनसंख्या जो है वो एससी कम्युनिटी की है। ठीक, सर्वाधिक प्रतिशत में अगर बात करें अनुसूचित जाति जनसंख्या तो मुंगेली में सर्वाधिक है, जबकि अगर संख्या में बात करें तो जांजगीर चांपा में था, हमने देखा। सुकमा जो है वो प्रतिशत में भी सबसे कम है। ठीक, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की अगर बात करें तो 78.2 लाख। ठीक, सबसे ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कहां है? जशपुर में है। और न्यूनतम कहां है? बेमेतरा में। ठीक, प्रतिशत में देखें तो कितना प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी समूहों का है? तो 30.62%। सुकमा में सर्वाधिक प्रतिशतता है आदिवासी जनसंख्या की, अनुसूचित जनजाति वर्ग की। और न्यूनतम अगर देखें तो कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम किसमें है? कौन से जिले में? तो रायपुर जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है लिंगानुपात। तो कुल लिंगानुपात 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में कितना है? 991। अगर अनुसूचित जाति में लिंगानुपात की अगर बात करें तो 994 है। एससी कम्युनिटी में अगर लिंगानुपात देखे तो कितना है? 994 है। औसत से ज्यादा है, यानी छत्तीसगढ़ के औसत से। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात देखे तो 1020 है। ठीक, और अगर अभी हाल ही में एनएफएचएस का आंकड़ा देखें, एनएफएचएस 5 का आंकड़ा देखें तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 1015। इसको भी याद रखिएगा, एनएफएचएस 5 में लिंगानुपात कितना है? 1015। और टीएफआर की अगर बात करेगा तो टीएफआर है वर्तमान में 1.8। ठीक है, सर्वाधिक अगर लिंगानुपात की बात करें तो ये कहां पर है? कोंडागांव में है, 1033। ठीक है, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, गरियाबंद, फिर महासमुंद। इसको आप याद रखेंगे। कम से कम 5 ठो का सीक्वेंस अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात के आधार पर, लिंगानुपात के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, गरियाबंद, फिर महासमुंद। ये टॉप के 5 है जहां पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। और सबसे कम अगर देखें तो सबसे कम कहां है? रायपुर में है। कितना है? 963 है। लिंगानुपात सबसे कम कहां है? रायपुर में। कितना? 963 है। ठीक, शहरी लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात याद क्या रखना है? केवल पहला वाला नाम। शहरी लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है गरियाबंद में, शहरी लिंगानुपात में। ठीक है, और शहरी लिंगानुपात सबसे कम कहां है? तो सुकमा में है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां है? दंतेवाड़ा में। और सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात कहां है? तो बलरामपुर में। केवल पहला वाला ही याद रखना है अपने को। ठीक है,
चलिए, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात सबसे ज्यादा अगर देखें ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये कहां है? दंतेवाड़ा में, और शहरी क्षेत्रों में भी दंतेवाड़ा में है। अगर न्यूनतम की बात करें 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात की, तो न्यूनतम कहां है? रायगढ़ में है। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत रायगढ़ जिले को शामिल किया गया पहले चरण में, बाद में बीजापुर को शामिल किया गया, है ना। तो रायगढ़ को शामिल करने का कारण वही था क्योंकि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में लिंगानुपात औसत से बहुत ज्यादा कम था, ठीक है। और शहरी लिंगानुपात में देखें तो कि कौन सबसे कम है? सरगुजा, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का। आगे देखते हैं, 14 नगर निगमों में साक्षरता दर, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम, इसको अपने को याद रखना है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जो नगर निगम है वो कौन सा है? रिसाली। और सबसे कम वाला कौन है? तो चिरमिरी है, ठीक है। रिसाली और चिरमिरी। अभी हाल ही में 4 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं भाई, 4 जगह पे, ठीक। कहां कहां हुआ है? तो एक हुआ है रिसाली में, एक हुआ है चरौदा में, है ना। एक कहां हुआ है? आपका भिलाई नगर में हुआ है एक, और एक कहां हुआ है? तो एक हुआ है बिरगांव में। इन चारों जगहों पर अभी हाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए हैं। अगला, आकांक्षी जिलों में साक्षरता दर। आपको पता होगा आकांक्षी जिलों की संख्या हमारे यहां कितने हैं? 10 है। कौन कौन से 10 जिले हैं? तो 7 जिले नीचे के, 7 जिले नीचे के बस्तर संभाग के, प्लस राजनांदगांव, कोरबा और महासमुंद। ये 7, 3, 10 जिले जो है वो आकांक्षी जिलों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा पिछड़े जिलों में शामिल हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल बढ़ रहा है यहां पर। चलिए, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर अगर आकांक्षी जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां है? राजनांदगांव में। और सबसे कम कहां है? तो सुकमा में है, ठीक है। चलिए आगे, आकांक्षी जिलों में अनुसूचित जाति साक्षरता दर। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति में साक्षरता दर कहां है? राजनांदगांव में ही। न्यूनतम कहां है? तो नारायणपुर में। राजनांदगांव तीनों में आगे है, इसको याद रखिएगा, है ना। चाहे वो अनुसूचित जाति पूछे, सामान्य पूछे या अनुसूचित जनजाति पूछे, तीनों में ही सर्वाधिक कहां है? राजनांदगांव में। न्यूनतम अगर सामान्य में पूछेगा तो सुकमा है, सामान्य में भी सुकमा है, जनजाति में भी सुकमा है, जनजाति में भी सुकमा है। और अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो यहां पर नारायणपुर सबसे पिछड़ा है। नारायणपुर, है ना, नारायणपुर। अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम कहां है? नारायणपुर में। अनुसूचित जनजाति में सुकमा और सामान्य में भी सुकमा सबसे कम। सर्वाधिक तीनों में कौन है? राजनांदगांव है। आगे बढ़ते हैं, जीएसडीपी क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर स्थिर कीमत पर, ठीक है, स्थिर कीमत पर। अगर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो इसकी वृद्धि दर है कितनी वर्तमान में? 1.52। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जीएसडीपी क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर स्थिर कीमत पर। स्थिर कीमत पर देखेंगे हम जीएसडीपी, है ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो सबसे पहले कृषि क्षेत्र को देखते हैं। कृषि क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर अगर बोले तो ये कितना है? 4.61%। ये वृद्धि दर है, ठीक। 2012-13 से 2020-21 तक औसत प्रतिशत वृद्धि दर कितनी रही है? तो 4.77% जो है ये औसत वृद्धि दर रही है कृषि क्षेत्र की 2012-13 से लेकर 2020-21 तक। यदि जीएसडीपी में योगदान की अगर बात करें तो ये 17.64% योगदान जो है वो कृषि क्षेत्र का रहता है जीएसडीपी में। तो तीनों आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहला अनुमानित वृद्धि दर, ठीक है, अनुमानित वृद्धि दर। और दूसरा 2012-13 से लेकर के अभी तक जो प्रतिशत वृद्धि दर रही है वो
और तीसरा चीज, वर्तमान में जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो कितना है? 17.64%। यदि आपको सर्वाधिक या ऋणात्मक पूछे तो सर्वाधिक वृद्धि दर रही है कब? 2016-17 में, और ऋणात्मक कब रहा है? 2015-16 में। ठीक। उद्योग क्षेत्र की अगर बात करें तो इसकी अनुमानित वृद्धि दर है कितनी? 5.28%, वो भी माइनस में। ये माइनस में जाने का कारण है खनन एवं उत्खनन क्षेत्र। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र जो है, इसकी वृद्धि दर पिछले वर्ष रही है -24%। अब सोचो, इतना बड़ा माइनस को अगर आप किसी भी आंकड़े के साथ जोड़ोगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें ऋणात्मकता तो आएगी। तो वही हुआ है उद्योग क्षेत्र के साथ। उद्योग क्षेत्र का अगर खनन एवं उत्खनन को छोड़ करके निकाला जाए, यानी अगर केवल द्वितीयक क्षेत्र का निकाला जाए तो वहां पर पॉजिटिव में रहता है वैल्यू, लेकिन जब उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं तो उद्योग क्षेत्र में खनन उत्खनन भी आता है। तो खनन उत्खनन को जोड़ करके जब इसका औसत निकाला जाता है तो ये ऋणात्मक वैल्यू आती है, ऋणात्मक 5.28%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 2012-13 से 2020-21 तक अगर औसत प्रतिशत वृद्धि दर देखें तो कितना है? 4.72% उद्योग क्षेत्र का। ठीक। योगदान की अगर बात करें तो सर्वाधिक योगदान उद्योग क्षेत्र का ही रहता है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में। कितना है वर्तमान में? 46.43%। सर्वाधिक योगदान की अगर बात करें तो वर्ष 2018-19 में रहा है, जबकि न्यूनतम 2020-21 में रहा है। ठीक। सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र का जो वृद्धि प्रतिशत दर है वो 0.75% है। अगर 2012-13 से औसत निकाले तो 5.03% जो है इसकी औसत प्रतिशत वृद्धि दर है। और जीएसडीपी में योगदान की बात करें तो लगभग 35.94 यानी 36% के आसपास ये जो योगदान है वो किस क्षेत्र का रहता है? सेवा क्षेत्र का रहता है। सर्वाधिक 2016-17 में था और न्यूनतम 2020-21 में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आंकड़े, याद रखिएगा। क्षेत्रवार अनुमान वर्ष 2020-21 स्थिर भाव पर, देखो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इस क्षेत्र में आपको मिलेगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि दर, इसको बस याद रखना है अपने को, है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो प्रतिशत वृद्धि दर है वो है ऋणात्मक 6.86%। इसका रीजन मैंने आपको बताया कि खनन उत्खनन क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र की जब गणना करते हैं तो खनन उत्खनन को जोड़ दिया जाता है और उद्योग क्षेत्र से उसको घटा दिया जाता है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक में जाने का सबसे बड़ा कारण खनन उत्खनन क्षेत्र का ऋणात्मक योगदान है। ठीक है, वृद्धि दर उसकी क्या रही? ऋणात्मक रही है। अगला है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर रही है 0.26%। देखो ये पॉजिटिव में आ गया अब। ठीक। तृतीयक क्षेत्र की अगर बात करें तो तृतीयक क्षेत्र तो सेवा क्षेत्र को पूरे का पूरा बोला जाता है, इसीलिए वहां पर जो वृद्धि प्रतिशत देखा हमने सेम यहां पर है 0.75%। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, स्थिर भाव पर 82,419 रुपए जो है वर्ष 2020-21 में अनुमानित था। क्या? प्रति व्यक्ति आय स्थिर भाव पर। ठीक। प्रचलित भाव पर कितना है? तो 1,04,943 1,04,943। तो दोनों को याद रखिए, आपको दोनों में से किसी से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। एक स्थिर भाव से भी पूछ सकता है और प्रचलित भाव से भी पूछ सकता है। स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय में कितना रहा है? तो ऋणात्मक 0.07। 0.07, इस शून्य को देखते रहना भाई, भूलना मत, है ना। और प्रचलित भाव पर कितना रहा है? तो ऋणात्मक 3.33%। तो ये सारे आंकड़े आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक। क्षेत्रवार अनुमान याद रखिए। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया
कि हर क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान कितना है, उनका प्रतिशत वृद्धि दर कितना रहा है 2012 से लेकर के अब तक, और उनकी अनुमानित वृद्धि दर 2020-21 के दौरान क्या रही थी। सर्वाधिक न्यूनतम यहां से क्वेश्चन आप अमूमन देखते ही रहते होंगे, है ना, तो इसको अपने को अच्छे से तैयार करना है। चलिए आगे देखते हैं, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और राशन कार्ड, ये आपके फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले उचित मूल्य की दुकान, संख्या और सर्वाधिक किस जिले में है, हम इसको देखेंगे। तो शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान कितनी है, 1302 है, और सबसे ज्यादा कहां है, दुर्ग में है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान देखें तो 11,149 है, और सर्वाधिक कहां है, राजनांदगांव में है। ठीक, यानी आप ऐसा बना सकते हैं इसको कि कुल 12,451 उचित मूल्य की दुकान है, जिसमें से 1302 जो है ये शहरी क्षेत्रों में है, और 11,149 जो है वो कहां है, ग्रामीण क्षेत्र में है। शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक कहां है, दुर्ग में है, और ग्रामीण क्षेत्र में कहां है सर्वाधिक, राजनांदगांव में है। और कुल उचित मूल्य की दुकान देखे सर्वाधिक, तो ये भी कहां है, राजनांदगांव में है। ठीक है, राशन कार्ड, राशन कार्ड पर भी नजर डाल लेते हैं भाई। कार्ड का प्रकार, संख्या, सर्वाधिक। देखो यहां से क्वेश्चन कैसा पूछेगा, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सर्वाधिक किस प्रकार के कार्ड जो है वो प्रचलित है। तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता कार्ड जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। संख्या देख लो 43,08,362, और सर्वाधिक प्राथमिकता कार्ड कहां है, जांजगीर चांपा में है। ठीक, एक पूछेगा आपको कि वर्तमान में कुल राशन कार्डों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 67,11,118। ठीक है, इसको ऑप्शन में कैसे देगा, वो ऑप्शन में देगा 67.11 लाख राशन कार्ड। ठीक है, जिसमें से अकेले रायपुर में ही 5 लाख कार्ड है। तो इसको खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये आंकड़ा बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो 67.11 लाख कुल राशन कार्डों की संख्या है। चलिए फसल क्षेत्र की बात करते हैं। तो फसल क्षेत्र हम 3 तरीके से देखते हैं, एक नीरा बोया गया, दूसरा 2 फसली क्षेत्र, और तीसरा कुल बोया गया क्षेत्र। तो नीरा बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक राजनांदगांव में है, जबकि न्यूनतम कहां है, नारायणपुर में। याद रखिएगा दोनों आंकड़ा, नीरा बोया गया क्षेत्र है ना, याद कैसे रखोगे, ये रा और ये न, रा यानी कि राजनांदगांव में सर्वाधिक है और नारायणपुर में सबसे कम है। ठीक, 2 फसली क्षेत्र, 2 फसली क्षेत्र राजनांदगांव में सर्वाधिक है और बीजापुर में सबसे कम है। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो राजनांदगांव में सबसे ज्यादा है और नारायणपुर में सबसे कम है। तो कुल मिलाकर क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है ये कि भाई सबसे ज्यादा नीरा बोया क्षेत्रफल भी राजनांदगांव में सबसे ज्यादा है, 2 फसली क्षेत्र भी राजनांदगांव में सबसे ज्यादा है, और कुल क्षेत्रफल भी राजनांदगांव में सबसे ज्यादा है। पहला पॉइंट ये आया। अगर एग्जाम में पूछे नीरा बोया क्षेत्र कहां सर्वाधिक, कौन से जिले में, तो राजनांदगांव। 2 फसली क्षेत्र कहां जब सबसे ज्यादा, राजनांदगांव। और कुल क्षेत्रफल, बोया गया क्षेत्रफल कहां सबसे ज्यादा, राजनांदगांव। न्यूनतम बोलेगा तो याद रखिएगा न्यूनतम है नारायणपुर, नीरा बोया क्षेत्र और कुल बोया गया क्षेत्र, इन दोनों में नारायणपुर जो है वो सबसे कम है। और सबसे कम 2 फसली क्षेत्र बोलेगा तो वो कहां है, बीजापुर में है। 2 फसली क्षेत्र यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर दोबारा फसल लगाई जाती है, जहां पर रबी की फसल ली जाती है। तो ऐसे क्षेत्र कहां सबसे कम है, बीजापुर में, और सबसे ज्यादा कहां है, राजनांदगांव में। ठीक, आगे देखते हैं प्रमुख फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें याद अपने को ये सीक्वेंस रखना है, ये सीक्वेंस अपने को याद रखना है। ठीक, सीधा पूछेगा कि धान के बाद बोई जाने वाली सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, बोई जाने वाली, तो धान, चना, तिवड़ा, मक्का, गेहूं।
क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी दे सकता है। कैसे पूछेगा कि इनमें से दिए गए फसलों को उनके उत्पादन क्षेत्र के आधार पर पूछेगा। क्या पूछेगा कि भाई दिए गए फसलों को, इन फसलों के नाम लिख देगा। पूछेगा कि बोए गए क्षेत्र के आधार पर फसलों को व्यवस्थित कीजिए। वहां पर फसलों को किस आधार पर आपको व्यवस्थित करना है? क्षेत्र के आधार पर, बोए गए क्षेत्र के आधार पर। तो धान को आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोए जाने वाली फसल है। उसके बाद चना है, आप देख पा रहे हैं। फिर तिवरा है 188, ठीक। फिर मक्का है 130, फिर गेहूं है 116। तो ये क्षेत्र के आधार पर बोई जाने वाली फसलें हैं। सबसे ज्यादा कौन है? धान है। ये तो आपको सबको पता होगा, छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है हमर, ठीक है। दूसरी फसल जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोई जाती है वो कौन सी है? चना, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो, प्रमुख फसलों का उत्पादन, यानी उत्पादन के आधार पर प्रमुख फसल कौन सा है? वो क्षेत्र के आधार पर था, धान, चना, मक्का, है ना, ऐसा करके। और उत्पादन के आधार पर फसलों का क्रम बदल जाता है। कैसे? धान, मक्का, गेहूं, चना, सोयाबीन। धान का देखो उत्पादन 12,854 हमको दिख रहा है। फिर मक्का दिख रहा है 406 में, देखो 406 और कहीं नहीं है। गेहूं 135 दिख रहा है, चना 105 दिख रहा है, और सोयाबीन 83 दिख रहा है। देख लो, और कोई नहीं है। तो ये घटते हुए क्रम में ये लगाया गया है। आपको क्वेश्चन बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में ये आपको पूछ सकते हैं। तो कम से कम शुरू के 5 फसलों को आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। क्षेत्र के आधार पर भी और उसके उत्पादन के आधार पर भी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो याद रखिएगा वर्तमान में मक्का है, क्योंकि हर साल ये आंकड़ा बदलता है, हर 1-2 साल में बदल जाता है। पिछले साल, उसके पहले साल चना था, उसके पहले और कुछ फसल हो सकता है ना। तो अभी इस खरीफ वर्ष की बात करें तो धान के बाद उत्पादित होने वाला, सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला फसल कौन सा है? मक्का है। चलिए, सिंचाई का प्रतिशत। तो अगर आपको पूछे सीधे तौर पर कि सिंचाई का प्रतिशत वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितना है, तो आंसर लेना है आपको 38.2%। 38.2% जो क्षेत्र है वो सिंचित है, ठीक। जांजगीर चांपा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, जहां कुल भूमि का 82% सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पर है रायपुर 76% के साथ। तीसरे नंबर पर है धमतरी, जहां 74% क्षेत्र जो है वो सिंचित है। चौथे स्थान पर है दुर्ग, क्योंकि यहां पर 71% भूभाग जो है वो सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। न्यूनतम की बात करें तो दंतेवाड़ा सबसे कम सिंचाई प्राप्त करने वाला जिला है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रमुख खनिज। छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिजों पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले कोयला। ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जो है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? उत्पादन प्रतिशत और मूल्य प्रतिशत। तो देखिए, कोयला का मूल्य प्रतिशत जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया गया टेबल में, है ना, इसीलिए मैंने भी उसको यहां पर नहीं लिखा है। तो कोयला का जो उत्पादन प्रतिशत है वो है 21%, यानी भारत में उत्पादित कुल कोयले का 21% जो है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा उत्पादित किया गया। याद रखेंगे, कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है, कोयले के उत्पादन में, ठीक है। दूसरे स्थान पर है लोहा। लोहा जो है वो भारत में उत्पादित कुल लौह अयस्क का 14.08% जो है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा उत्पादित किया गया है। मूल्य की अगर बात करें तो ये इस 14.08% का जो मूल्य है वो भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 19.9% है। यानी भारत में जितना लोहा उत्पादित किया गया उसमें छत्तीसगढ़ के लोहे का मूल्य प्रतिशत देखोगे तो वो कितना है? 19.9%। और उत्पादन कितना हुआ है? 14.08%। यही से आप अनुमान लगा सकते हो कि छत्तीसगढ़ का लोहा जो है वो बहुत उच्च कोटि का है,
ठीक है, और इसमें उत्पादन में स्थान बोलेगा तो द्वितीय है वर्तमान में। ठीक है, चूना की अगर बात करें तो 11.98% जो है ये कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी है, और मूल्य में भागीदारी देखें तो 11.68% है। बॉक्साइट के उत्पादन की बात करें तो देश में उत्पादित कुल बॉक्साइट का 7.10% छत्तीसगढ़ द्वारा उत्पादित किया गया है, जो कि खनिज मूल्य का 9.72% है। ठीक है, कुल उत्पादन की अगर बात करें, है ना, कुल खनिज मूल्य के उत्पादन की बात करें तो 8.28% मूल्य की भागीदारी जो है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है। ठीक है, यानी अगर 100 रुपए का टोटल खनिज केंद्र सरकार के द्वारा बेचा गया है, उत्पादित किया गया है, तो उसमें 8.28 रुपया किसके द्वारा दिया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया गया है। ठीक, चलो भाई, तो ये थे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स। आशा करता हूं ये आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे और इस वीडियो से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए और आप सभी सफलता की सीढ़ियां उत्तरोत्तर गति से चढ़ते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।